पिछले क्लास में बाबू हम लोग देख रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है चिकित्सा में, चिकित्सा क्षेत्र में या मेडिसिन के फील्ड में जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है, क्या एप्लीकेशन, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने दो चीज़ बताया था। पहला हमने डील किया होगा कैसे मानव निर्मित इंसुलिन बनाया जाता है। दूसरा हमने इस्तेमाल बताया होगा कि जीन चिकित्सा क्या है और कैसे ये किया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि आखिर बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन में या चिकित्सा में इतना महत्व बाबू कैसे है। तो देखिए, कुछ खास बातें हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी मेथड से जो मेडिसिन तैयार होता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी से जो तैयार होते हैं बाबू जो मेडिसिन, इस मेथड से ऐसा रिसर्च करके देखा गया है कि ये मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा कारगर होते हैं, इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं के बराबर होता है। क्या देखा गया है कि ये जो मेडिसिन जो बायोटेक्नोलॉजी मेथड से तैयार किए जाते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं, और इनका साइड इफ़ेक्ट जो किसी दवा का पड़ता है रोगी के शरीर पर, खास दवा का, तो कह रहा है कि इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं के बराबर या लिटिल इफेक्ट होता है, इनका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा ये सेफ माने जाते हैं। इस मेथड से जो तैयार मेडिसिन होते हैं वो ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं, ज़्यादा कारगर माने जाते हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट नहीं के बराबर देखा, इसलिए इनका खास महत्व है। इस मेथड का, बायोटेक्नोलॉजी का या जेनेटिक इंजीनियरिंग का खास महत्व है मेडिसिन में। और आजकल के तो बहुत सारे आपके जो टीके जो तैयार होते हैं इसी मेथड से तैयार होते हैं। वैक्सीन आपके आजकल बहुत सारे एंटीबायोटिक्स सब तैयार हो रहे हैं आजकल, वही रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से। तो इस कड़ी में हम लोग आगे देखेंगे कि चिकित्सा में जो हम पढ़ रहे थे, चिकित्सा में बायोटेक्नोलॉजी, उसमें एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस या आणविक निदान। तो ये कह रहा है कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस या आणविक निदान क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप इसका अर्थ देखिए, डायग्नोसिस करना मतलब जैसे हम लोग जाते हैं ना किसी डॉक्टर के पास, हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमसे पूछता है क्या हुआ था, क्या आपको हो रहा है, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, खाना ठीक से खाते हैं कि नहीं, खाना का स्वाद कैसा लगता है। तो वो आपके हर बात को डॉक्टर पूछता है, यानी कि आपको डायग्नोसिस करता है, आपको डायग्नोज करता है, आपके द्वारा बताए गए सारे समस्या को ध्यान से सुनता है, और तब वो सुनने के बाद जो कुछ प्राथमिक काम होता है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर देखना, आपका हार्ट बीट देखना, ये सब देखता है और प्रयास करता है कि हम पता कर ले कि क्या हुआ है, शरीर में क्या विकार हो गया या क्या बीमारी हो गई है। अगर उतना से नहीं पता चलता है, यानी कि डायग्नोसिस किया नहीं पता चला, तब आपका ब्लड टेस्ट कराएगा, यूरिन टेस्ट कराएगा डॉक्टर, या एक्सरे कराएगा। तो हम लोग सुने हैं ना कि कहा जाता है कि कुछ डॉक्टर हैं जिनका डायग्नोसिस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से डायग्नोसिस करते हैं, वो बहुत कम एक्सरे मतलब उनका चेक बहुत कम लिखते हैं, यानी कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट या एक्सरे वगैरह बहुत कम कराते हैं। इतना अच्छा डॉक्टर हैं, इतना अच्छा उनका डायग्नोसिस है, क्योंकि मरीज से पूरा समय देते हैं, उसको हर बात समझ करके डायग्नोसिस करके अपना दवा लिखते हैं और दवा सही हो जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि डायग्नोसिस करना, क्या डायग्नोसिस करना भाई, या किसको डायग्नोसिस करना। तो यहाँ चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का माने है कि यहाँ कह रहा है डायग्नोसिस करना, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करना या आणविक निदान किसका भाई। तो जो हमारे शरीर में जो बाहर से पैथोजन चले जाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन, उनको स्टार्टिंग में ही डायग्नोस करना, मॉलिक्यूलर स्तर पर ही उनको डायग्नोस कर देना, आणविक स्तर पर ही, मॉलिक्यूल स्तर पर ही, मतलब जो ही वो इंटर किए, कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई जीवाणु हो या विषाणु हो या प्रोटोजोआ हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई पैथोजन हमारे शरीर में जो ही इंटर किया,
कुछ ही मॉलिक्यूल उसका है बॉडी में, उसी स्तर पर उसको डायग्नोज कर लेना, उसको फाइंड आउट कर लेना, इस काम में जैव प्रौद्योगिकी का बहुत अच्छा रोल होता है। अब देखिए, कहने मतलब है कि हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड है रोग को पकड़ने का, जो डायग्नोसिस करने का, जैसे डॉक्टर क्या कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराएंगे, एक्सरे कराएंगे। तो कह रहा है कि जब तक इन सब टेस्ट के द्वारा किसी खास रोग का पता चलता है, तब तक, मतलब जब तक कोई रोगाणु ब्लड में के टेस्ट से पता चलता है कि हाँ वो रोगाणु आ गया है शरीर में, या यूरिन से पता चलता है, कह रहा है जब तक पता चलता है तब तक ये रोगाणु हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा संख्या में फैल गए रहते हैं और ये पूरा अपना घर बना लेते हैं। उसमें इलाज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और काफ़ी सीरियस स्थिति हो जाती है। कहने का मतलब जो हमारा जो परंपरागत जो हमारा मेथड है रोग जांचने का, डिजीज़ को डायग्नोज करने का या पैथोजन को डायग्नोज करने का, उसके बारे में पहचानने या जानने का जो हमारा मेथड्स है पुराना, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे वगैरह, तो इनके द्वारा जब तक पता चलता है तब तक वो जो पैथोजन है हमारे शरीर में उसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई रहती है और थोड़ा कठिन हो जाता है उसमें उनको कंट्रोल करना। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ टेक्निक है, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा टेक्निक है जिसके हेल्प से हम मॉलिक्यूल स्तर पर ही, आणविक स्तर पर ही, एक अणु के स्तर पर ही हम इनको पकड़ लेते हैं, ये जांच में आ जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग में जो ही कोई रोगाणु, कोई सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश किया, जिसकी संख्या नगण्य होती है, बहुत कम होती है, उस बहुत कम संख्या में भी जैव प्रौद्योगिकी के कुछ ऐसे तकनीक हैं जिसके द्वारा हम आसानी से पकड़ लेते हैं। जैसे एक तकनीक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर तकनीक। इस पीसीआर तकनीक से अगर रोगाणु का या सूक्ष्मजीव का बहुत कम मात्रा भी है तो उस तकनीक से हम उसके आनुवांशिक पदार्थ को एम्प्लीफाइड करके, प्रवर्धित करके उसको हम पता लगा देते हैं। पीसीआर तकनीक है। एक तकनीक है एलिजा, या जिसे एलाइजा कहा जाता है, एलाइजा टेस्ट, ELIS, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। मतलब मोलिकुलर डायग्नोसिस कैसे भाई, तो इसमें दे रहा है पीसीआर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद कर रहा है एलिजा, एलिजा टेस्ट या एलाइजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी आमापन, एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी आमापन, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो इसको चूंकि हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, फिर से जो हम पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग, तो वहाँ हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। जब हम लोग एड्स टॉपिक बारे में एड्स रोग क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ना है। तो एलिजा टेस्ट है, पीसीआर टेक्नोलॉजी है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। तो इस पीसीआर, एलिजा टेस्ट या आपका जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इन सब माध्यम से हम सूक्ष्म जीव या रोगाणु की बहुत अल्प मात्रा होने पर भी हम रोगाणु का पता कर लेते हैं और उनका उचित उपचार कर देते हैं। अब जैसे आप देखिएगा, पढ़िएगा, बुक में लिखा होगा कि टेस्ट करना है हमारे शरीर में कोई रोगाणु गया है कि नहीं, और वो रोगाणु गया है तो उसका आनुवांशिक पदार्थ भी गया होगा ना। तो जैसे कि टेस्ट के लिए कह रहा है कि आपको शक है जिस रोगाणु पर गया होगा, तो यहाँ कह रहा है कि लैब में आप उसका एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, या आरएनए बनाइए हैं, और उस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए के साथ कोई रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल टैग कर दीजिए। कोई आरएनए बनाइए लैब में या डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड, और उसके साथ क्या टैग कर दीजिए, रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, रेडियो
विकिरण सक्रिय कोई अणु टैग कर दीजिए, मतलब मार्कर के रूप में, ठीक है। वो आपका क्लोन भी हो, क्या उसको प्रोब भी कहेंगे। और उसको जो होस्ट सेल है उसमें उसको वेक्टर के माध्यम से भेज दीजिए। जो परपोषी कोशिका है उसमें उसको भेज दीजिए। किसको भेज दीजिए? जो आप लैब में बनाया है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए, तो उसको आप लैब में जो आप तैयार किए हैं उसको किसी वेक्टर के माध्यम से होस्ट सेल में भेज दीजिए। अब वो सिंगल स्ट्रैंडेड जाएगा और होस्ट सेल में वहाँ जाने के बाद वो हाइब्रिडाइज हो जाएगा। वो होस्ट सेल में जाएगा तो हाइब्रिडाइज होगा। अब कह रहा है हाइब्रिडाइज हो गया तो उसके बाद आप उसको जब आप ऑटो रेडियोग्राफी कीजिएगा, उसका एक्सरे दीजिएगा, तो वो ऑटो रेडियोग्राफी से उसको हम देखते हैं कि वो उसका फिगर आ रहा है कि नहीं। तो कह रहा है कि अगर शरीर में जीन है, कोई शरीर में पहले से जीन है और उसमें अगर म्यूटेशन आया है, जीन म्यूटेटेड हो गया है, तो वो फोटोग्राफी फिल्म पर दिखाई नहीं पड़ेगा। जीन है, अगर उसमें म्यूटेशन हो गया है, उत्परिवर्तन हो गया, तो फोटोग्राफी फिल्म पर दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन म्यूटेशन नहीं हो तो दिखाई पड़ेगा। अब कह रहा है कि जो जिस जीन में म्यूटेशन हो गया वो काहे नहीं दिखाई पड़ेगा? तो इसलिए नहीं दिखाई पड़ेगा कि जो हम प्रोब भेजे हैं, प्रोब और म्यूटेटेड जो जीन होते हैं वो एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। जो प्रोब हम भेजे हैं या जो रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल हम भेजे हैं टैग के रूप में, तो प्रोब और म्यूटेटेड जीन एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ेगा। किसके द्वारा? ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। मतलब इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि बाहर से अगर कोई रोगाणु गया है तो उसका आनुवंशिक पदार्थ भी जाएगा, तभी उस आनुवंशिक पदार्थ की हेल्प से वो अपना टॉक्सिन बनाता है ना। और टॉक्सिन क्या होता है? खास तरह का प्रोटीन। तो उसको टेस्ट करने के लिए डाउट रहता है कि इस तरह का रोगाणु गया होगा, तो उसके लिए ये मेथड्स अपनाए जाते हैं कि एक रेडियोएक्टिवली कोई सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब कोई सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए भेजा जाएगा जो रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल के साथ उसको टैग किया रहेगा, और उसको भेज करके वो जाएगा जिस होस्ट सेल में, तो सेल के अंदर जा करके वो हाइब्रिडाइज करेगा। और हाइब्रिडाइज को हम चेक करके पता करेंगे कि क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में कोई बाहरी जीनोटाइप गया है तो क्या है, कैसे है, उसको हम फिगर से टेस्ट करते हैं। मतलब ये मिला जुला कर मोलिकुलर डायग्नोसिस का मतलब क्या हुआ कि मोलिकुलर लेवल पर ही, आणविक स्तर पर ही रोगाणु को पहचान लेना, डायग्नोसिस कर लेना और उसका इलाज कर देना। और ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव होता है, जिसमें पीसीआर तकनीक का यूज किया जाता है और एलिजा टेस्ट का। ये जो एलिजा टेस्ट है या एलाइजा टेस्ट है, ये कह रहा है कि यह एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पर ये शामिल होता है। ये एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पर निर्धारित होता है। कह रहा है ये जो एलाइजा टेस्ट है, जिसे कहते हैं एंजाइम सहलग्न प्रतिरक्षा रोधीय मापन या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंटेसिस, ये एंटीजन और एंटीबॉडी मतलब प्रतिजन और प्रतिरक्षी अणु के पारस्परिक क्रिया पर ये टेस्ट आधारित होते हैं। कहने का माना है बाबू कि हम लोग पहले से जानते होंगे या सुने होंगे कि एक खास प्रतिरक्षी अणु का एक खास प्रतिजन होता है। अब ये प्रतिजन क्या है, प्रतिरक्षी अणु क्या है, ये पढ़ना है मानव स्वास्थ्य रोग में। फिलहाल यही जानिए कि एंटीजन एक खास तरह के प्रोटीन होते हैं जो रोगाणु द्वारा होस्ट सेल में बनाए जाते हैं। क्या है एंटीजन? एंटीजन एक तरह का प्रोटीन है जो टॉक्सिक का काम करता है। कहाँ? होस्ट सेल में, परपोषी कोशिका में। तो एंटीजन एक खास तरह का प्रोटीन है जो परपोषी कोशिका में रोगाणु द्वारा बनाया जाता है या पैथोजन द्वारा बनाया जाता है।
हो गया एंटीजन या प्रतिजन। और इस प्रतिजन के खिलाफ, इस एंटीजन के खिलाफ हमारे रक्त कोशिकाओं द्वारा या हमारे शरीर के जो रोग प्रतिरोधी तंत्र है, शरीर के रोग प्रतिरोधी तंत्र के द्वारा इस प्रतिजन के खिलाफ जो लड़ने वाला प्रोटीन बनाया जाता है उसे कहते हैं एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी अणु। समझ में आ रहा है? मतलब हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधी द्वारा जो प्रोटीन बना, किसके खिलाफ? प्रतिजन के प्रोटीन के खिलाफ, तो उसको कहते हैं प्रतिरक्षी अणु। इसको कहते हैं प्रतिजन और इसको कहते हैं प्रतिरक्षी। ये दोनों क्या है बाबू? एक तरह के प्रोटीन हैं, दोनों ही एक तरह के प्रोटीन हैं। ठीक है, ये दोनों ही एक तरह के प्रोटीन हैं। तो ये एंटीजन या प्रतिजन अणु, ये प्रोटीन, ये किसने बनाया? तो पैथोजेन ने बनाया। किसने बनाया? पैथोजेन ने, यानी कि रोगाणु ने बनाया। इसे क्या कहते हैं? डिजीज कॉजिंग एजेंट। डिजीज कॉजिंग एजेंट, रोग उत्पन्न करने वाले कारक। तो ये पैथोजेन जब हमारे शरीर में गया, जब पैथोजेन किसी परपोषी कोशिका में गया या हमारे शरीर में आया कोई रोगाणु, तो हमारे शरीर में एक तरह का वो प्रोटीन बनाया, एक टॉक्सिक बनाया, एक जहरीला पदार्थ बनाया जो प्रोटीन होता है, जिसको हम एंटीजन कहते हैं। और इस एंटीजन के खिलाफ, इससे लड़ने के लिए एक खास तरह का प्रोटीन हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधी तंत्र द्वारा बनाया गया। ठीक है, एंटीबॉडी किसने बनाया? इम्यून सिस्टम ने। इम्यून सिस्टम माने प्रतिरक्षी तंत्र। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र, जो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है, इसके द्वारा इस एंटीजन से लड़ने के लिए खास प्रोटीन तैयार किया गया। वो हमारे रक्त में तैयार होता है, इसे कहते हैं एंटीबॉडी। और एक और खास बात, ये एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के स्पेसिफिक होते हैं। दे आर स्पेसिफिक टू ईच अदर। स्पेसिफिक टू ईच अदर बाबू कहने का माने हुआ कि ये एक दूसरे के लिए विशेष होते हैं। एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? विशेष। जैसे एक खास दोस्त, हर एक व्यक्ति का एक खास दोस्त होता है और हर एक व्यक्ति का एक खास दुश्मन होता है ना? या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि खास रोग का खास दवा होता है। अब बुखार का दवा हो, आप कुछ बुखार जब आपको हो तो आप पेट दर्द का दवा ले लेते, बुखार ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा। आप पेट दर्द हो तो बुखार का दवा लीजिए, ठीक हो जाएगा? पेट दर्द नहीं ठीक होगा। तो हर रोग की खास दवा होती है। उसी तरह से खास प्रतिजन का खास प्रतिरक्षी होता है। खास प्रतिजन का खास प्रतिरक्षी या खास प्रतिरक्षी का खास प्रतिजन। तो इन्हीं के इंटरेक्शन पर ये एलाइजा टेस्ट बेस्ड होता है। अब क्या किया जाता है कि मान लो कोई व्यक्ति रोगी है, वो गया डॉक्टर के पास। तो रोगी व्यक्ति गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को ऐसा डाउट हुआ कि उसमें ऐसा बीमारी है, ऐसा इसलिए कि ये खास रोग गया होगा तभी ऐसा लक्षण आ रहा है। तो क्या करेगा भाई कि आपको जानबूझ करके वो बाहर से कुछ एंटीबॉडी भेजेगा, आपके शरीर में एंटीबॉडी इंजेक्ट किया जाएगा। एंटीबॉडी इंजेक्ट किया जाएगा। अब मान लो कि हमारे शरीर में कोई बाहरी रोगाणु गया है, तो उस रोगाणु के प्रोटीन को मारने वाला प्रोटीन बाहर से हमारे बॉडी में देखा गया। तो जब हम जानबूझ के एंटीबॉडी गया तो हमारे शरीर में कुछ बदलाव आएगा। ठीक है, अगर इस खास एंटीबॉडी का खास एंटीजन हमारे शरीर में है पहले से मौजूद, अगर हमारे शरीर में खास एंटीजन मौजूद है तो उसका खास एंटीबॉडी बाहर से हमारे शरीर में इंजेक्ट किया गया, तो हमारे शरीर के रक्त में, ये हमारे शरीर के जो सिम्टम था, जो लक्षण हो रहा था, जो लक्षण में बदलाव आएगा, तो डॉक्टर पकड़ लगा अच्छा यह रोगाणु गया है। या हमारे शरीर में कोई खास तरह का एंटीबॉडी बन रहा है, हमारे शरीर में कोई खास तरह का एंटीबॉडी बन रहा है, तो हम ऐसे क्या करते हैं कि जिसे
कि उसमें बॉडी में जानबूझ के कोई खास एंटीजन दिया गया, बॉडी में जानबूझ करके कोई खास एंटीजन दिया गया, और देखा जाता है कि अगर उस खास पहले से हमारे शरीर में ऐसा एंटीबॉडी है तो इसे इंटरेक्ट करेगा और कुछ ना कुछ रिजल्टेंट दिखाएगा, तो डॉक्टर पता कर लेंगे हमारे शरीर में ऐसा पहले से एंटीबॉडी काहे बना भाई। इसका मतलब है कि हमारे शरीर ने यह प्रतिरक्षी अणु तभी बनाया जब हमारे शरीर में इससे लड़ने वाला प्रतिजन मौजूद है। अगर हमारे शरीर में प्रतिजन नहीं रहता तो प्रतिरक्षी क्यों बना होता। जैसे सपोज कीजिए आप घर में डेली सोते हैं, मान लो घर पर कोई सोता है अपने छत पर, एक रूम है जहां वो अपना पढ़ता है और सोता है, उसको डर नहीं लगता है, रात को अपना दरवाज़ा बंद नहीं करता है, खुला रख के दरवाज़ा सो जाता है, कोई उसको डर नहीं, हम छत पर सो रहे हैं। अचानक उसको कुछ दिन बाद देखा गया कि वह व्यक्ति अपने रूम में कोई हथियार रख के सोता है, ठीक है, या लाठी डंडा रख के सोता है, चाकू रख के सोता है। हिंदू धर्म से बिलोंग करता है तो रात में हनुमान चालीसा का पाठ किया, अगरबत्ती जला के सोया। अपना जिस धर्म से बिलोंग करता है उस धर्म से धार्मिक ग्रंथ का पाठ करेगा, अपने इष्ट देवता का रूम में फोटो लगाएगा, उनका प्रार्थना करके तब सोएगा। उसमें जो यह बदलाव आया, पहले वो स्वतंत्र होकर सोता था अपने रूम में, कोई डर भय नहीं था, अब उसमें बदलाव आया है। इसका माने क्या हुआ कि उस बदलाव का कुछ ना कुछ कारण है, यानी कि शरीर में प्रतिरक्षी अणु बने हैं, इसका कोई ना कोई कारण है। क्योंकि प्रतिरक्षी खास तरह के प्रतिरक्षी अणु हमारे शरीर में हमारे शरीर में किसी खास तरह के प्रतिरक्षी अणु तभी बनते हैं जब उससे लड़ने वाला, यानी कि उससे रिएक्ट करने वाला कोई ना कोई प्रतिजन शरीर में बना हो। इसी मेथड के आधार पर डिपेंड करता है एलाइजा टेस्ट। तो इसमें कुछ नहीं है, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी की हेल्प से कैसे आणविक निदान होता है हमने देखा, और इस तरह से हमारा टॉपिक ये फिनिश हुआ, जिसका नाम क्या है, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी कैसे। और आप लोग बाबू मेरे लेक्चर को 2 बार सुनिए, जो वीडियो आपके पास जाएगा इसको 2 बार ध्यान से सुनिएगा, बुक 1 बार और बुक भी 2 बार पढ़ लीजिएगा, आराम से आपको मेन बात समझ में आ जाएगा, और जो मुख्य बात है आप नोट कर लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है क्या करें बाबू। आप मेरे वीडियो को 2 बार ध्यान से सुनिए, फिर उससे संबंधित टॉपिक को आप पढ़ लीजिए 2 बार। आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, सर क्या बताना चाह रहे हैं, आराम से नोट कर लीजिएगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। बात समझ में आया। अब हम लोग इसके बाद तीसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है पारजीवी जंतु। पारजीवी जंतु। ट्रांसजेनिक एनिमल। यानी कि हमारा टॉपिक है, हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हमने देखा कृषि में क्या उपयोग है जैव प्रौद्योगिकी का, जैसे जीएमओ बनाने में, बीटी कॉटन बनाने में, यानी कि क्राइजीन या पीड़क प्रतिरोधी पौधा बनाने में। फिर हमने दूसरा चीज़ देखा चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, जैसे आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन बनाने में, जीन थेरापी में, या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। अब हमारा है कि परजीवी जंतु क्या है, और ये परजीवी जंतु कैसे बनाए जाते हैं, और परजीवी जंतु बनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों परजीवी जंतु बनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो यानी कि क्योंकि हमारा चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें देखना है कि कह रहा है कि परजीवी जंतु
इसी बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत बनाए जाते हैं। उनको बनाने की खास विशेषता है, उसका खास पर्पस होता है, खास उद्देश्य होता है। सबसे पहले हम जानेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल या परजीवी जंतु क्या होता है। तो कह रहा है कि जब कोई एलियन जीन या फॉरेन जीन जब कोई बाहरी जीन, मतलब जब कोई एलियन जीन या फॉरेन जीन, काहेला भाई, काहेला, तो अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाला, अच्छा काम वाला प्रोडक्ट बनाने वाला, जब कोई एलियन जीन या फॉरेन जीन जब किसी होस्ट में, अब मान लो एनिमल में, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं परजीवी जंतु के बारे में, एनिमल में, एनिमल बॉडी में या एनिमल के सेल में, एनिमल बॉडी में या एनिमल के सेल में मैनिपुलेट कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया, जब कोई बाहरी जीन या फॉरेन एलियन जीन या फॉरेन जीन कहला कोई खास उत्पाद बनाने वाला, खास काम वाला, जब कोई बाहरी जीन किसी जंतु में, अब जंतु, ये जो जंतु होगा इसके लिए होस्ट हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, होस्ट। तो जब ये एलियन जीन या फॉरेन जीन किसी जंतु में एनिमल बॉडी में ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है, मैनिपुलेट कर दिया गया, भेज दिया गया, तो यह कहलाया ट्रांसजेनिक एनिमल। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये एनिमल बॉडी क्या हो गया, ये ट्रांसजेनिक हो गया। इसे क्या कहेंगे, परजीवी या ट्रांसजेनिक। बात समझ में आया, इसे ट्रांसजेनिक कहेंगे या परजीवी कहेंगे। यानी कि परजीवी जंतु वैसे जंतु हैं जिनके शरीर में बाहर से कोई एक्स्ट्रा जीन ट्रांसफ़र किया गया हो। परजीवी जंतु वैसे जंतु होते हैं जिनके शरीर में बाहर से, यानी कि बाहरी जीन कोई ट्रांसफ़र किया गया, उसी को परजीवी जंतु कहते हैं। अब कह रहे हैं वैज्ञानिकों ने बहुत तरह के परजीवी जंतु तैयार किए हैं, जैसे परजीवी बंदर, परजीवी खरगोश, परजीवी गाय, बहुत सारे जंतु तैयार किए गए। लेकिन सबसे ज़्यादा, आप लोग जानते भी होंगे कि अब सबसे ज़्यादा आज की डेट में परजीवी चूहा तैयार किया गया है। अब बेचारा सबसे छोटा है, कम हल्ला गुल्ला करेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा आज की डेट में क्या तैयार किया गया है, ट्रांसजेनिक रैट सबसे ज़्यादा तैयार किया गया है। बात समझ में आया। तो परजीवी जंतु मतलब क्या, वैसे जंतु जिसके शरीर में कोई बाहरी जीन व्यवस्थित किया गया हो या बाहरी जीन ट्रांसफ़र किया गया, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। बस अब कह रहा है कि परजीवी जंतु तैयार करने के, परजीवी जंतु तैयार करने के कुछ उद्देश्य हैं। परजीवी जंतु तैयार करने के कुछ उद्देश्य हैं, और ये माने परजीवी जंतु तैयार करने का कुछ खास उद्देश्य है, कुछ खास पर्पस है, जिसके चलते परजीवी जंतु हम तैयार करते हैं। और ये सारा जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी में ही आता है। इससे इसमें तैयार करने का पहला उद्देश्य होता है कि सामान्य शरीर क्रिया एवं विकास में जीन की भूमिका का अध्ययन। पहला क्या है हमारा टॉपिक, एक परजीवी जंतु किस उद्देश्य से तैयार किया जाता है, या परजीवी जंतु तैयार करने के कुछ उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या है, तो सामान्य शरीर क्रिया विकास में जीन की भूमिका का अध्ययन।
यानी कि स्टडी ऑफ रोल ऑफ जीन इन नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। स्टडी ऑफ रोल ऑफ जीन, स्टडी ऑफ रोल ऑफ जीन इन नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। शरीर के, सामान्य शरीर के विकास में या सामान्य शरीर के क्रिया में कोई खास जीन क्या प्रभाव डालता है, कैसे काम करता है, इसका अध्ययन के लिए यह बनाया जाता है। बात समझ में आया? यानी कि परजीवी जंतु बनाने का एक उद्देश्य क्या हुआ कि कोई खास जीन जो हम किसी जीव में ट्रांसफ़र किए, वो खास जीन उस जीव में के विकास, उसके वृद्धि विकास, उसका जो शारीरिक क्रिया है, जो उसका जो फिजियोलॉजी है, उसमें वह क्या उसका रोल होता है, वो कैसे उसके विकास को, जिस जीव में हम बाहरी जीन ट्रांसफ़र किए, वो खास जीन कैसे उस जीव के विकास को, उस जीव के सामान्य क्रियाविधि को कैसे प्रभावित करता है, इसका अध्ययन करने के लिए परजीवी जंतु बनाया जाता है। ठीक है। और इसके लिए कह रहा है कि जैसे अब मान लो, जैसे आपकी बुक में लिखा होगा कि जैसे इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल था हमारे शरीर में, तो वास्तव में ये कैसे रोल करता है इंसुलिन? तो अब इंसुलिन हार्मोन है जो प्रोटीनिशियस होता है, वो बना होगा किस खास जीन से। तो एक पार्टिकुलर जीन हम ट्रांसफ़र करके किसी दूसरे जीव में हम देखेंगे कि क्या असर होता है, या किसी भी जीव में हमको अध्ययन करना है कि एक खास जीन कैसे शरीर के वृद्धि विकास में अदा कर रहा है रोल, कैसे उसके फिजियोलॉजी में अदा कर रहा है, तो उसके लिए हम बाहरी जीन ट्रांसफ़र करके और देखेंगे, उसके एक्टिविटी को वॉच करेंगे। जैसे अगर कोई शरीर के विकास में जो भागीदार है इंसुलिन हार्मोन, तो उससे संबंधित जीन हम ट्रांसफ़र करके कर सकते हैं। दूसरा आपका मिलेगा ये परजीवी जंतु बनाने का क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया जाता है। तो पहला जानने के लिए कि शरीर के विकास और सामान्य क्रिया में एक जीन की क्या भूमिका है, उसका अध्ययन करने हेतु। दूसरा कह रहा है रोगों का अध्ययन, स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज। परजीवी जंतु इस पर्पस से भी बनाए जाते हैं कि शरीर में जो कोई खास रोग होता है, उस खास रोग में किसी खास जीन की क्या भूमिका होती है, इस बात का अध्ययन करने के लिए भी बनाया जाता है परजीवी जंतु। यानी कि बाबू परजीवी जंतु बनाने का यह भी उद्देश्य होता है कि हम जानना चाहते हैं कि कैसे कोई खास जीन हमारे शरीर में कोई खास रोग उत्पन्न करता है और शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो विकार उत्पन्न होते हैं, उस रोग उत्पन्न होने में या विकार उत्पन्न होने में शरीर में जो कई तरह की एबनॉर्मलिटी आ जाती है, उसमें किसी एक खास जीन की क्या रोल होती है, किसी खास जीन का क्या रोल होता है, इसका अध्ययन करने हेतु इसके अध्ययन करने के लिए भी परजीवी जंतु बनाए जाते हैं। और कह रहा है इसके लिए बहुत सारे मॉडल, बहुत सारे नमूने बनाए गए जाते हैं, अलग अलग रोग। जैसे कि मान लिया जाए कुछ खास रोग है जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, ये सब आनुवांशिक रोग है। सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इम्फाइसीमा है, आपको कई तरह के कैंसर रोग हैं। तो जो कैंसर रोग है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इम्फाइसीमा है, बहुत तरह के रोग हैं जो असाध्य रोग होते हैं, जो बहुत जल्दी ठीक होने वाले नहीं होने वाले रोग होते हैं। इनके इलाज में, इनके ऐसे रोगों के अध्ययन में किसी खास जीन की क्या भूमिका होती है, इसके लिए भी ये परजीवी जंतु तैयार किए जाते हैं और इसके लिए मॉडल बनाया जाता है। अलग अलग रोग के अध्ययन के लिए अलग अलग रोग में एक खास जीन की क्या भूमिका होती है, उसके लिए अलग अलग मॉडल तैयार करके उसका अध्ययन किया जाता है। तीसरा आपको मिलेगा कि जैविक उत्पाद भी तैयार करने हेतु, जैविक उत्पाद तैयार करने हेतु भी परजीवी जंतु बनाते हैं। जैविक उत्पाद,
जैविक उत्पाद मतलब हो गया बायो प्रोडक्ट। अब जैविक उत्पाद क्या, तो कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे बीमारी हैं, ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनको ठीक करने हेतु कुछ बायो प्रोडक्ट का, कुछ जैविक उत्पाद का जरूरत पड़ता है। सब बहुत सारा बीमारी है जिसको ठीक करने हेतु कुछ खास जैविक उत्पाद की आवश्यकता पड़ती है। तो उस पर्पस के लिए भी आपको ट्रांसजेनिक एनिमल तैयार किए जाते हैं, परजीवी जंतु। एक खास जैविक उत्पाद बनाने वाला खास जीन, एक खास जीन जिसकी हेल्प से खास जैविक उत्पाद बनता है, वो किसी वेक्टर के हेल्प से किसी जीव में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और फिर उस जीन का प्रोटीन तैयार होगा, उसको इकट्ठा किया जाएगा जो किसी खास रोग के उपचार में काम आएगा। तो वही कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के विशेष जैविक उत्पाद प्राप्त करने के लिए भी परजीवी जंतु बनाया जाता है। जैसे आप देखिएगा बुक में लिखा होगा कि एक मानव निर्मित अल्फा-1 ट्रिप्सिन है, एक मानव निर्मित प्रोटीन है जिसका नाम है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एक मानव निर्मित प्रोटीन है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन मानव के द्वारा बनाया गया प्रोटीन है जो जैविक उत्पाद से बनता है, परजीवी जंतु के माध्यम से जैविक उत्पाद से बनता है। ये मानव निर्मित जो प्रोटीन है जिसका नाम है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ये मानव निर्मित प्रोटीन है जो ट्रांसजेनिक हेल्प से बना है एक बायो प्रोडक्ट के रूप में। इसका इस्तेमाल इम्फाइसीमा रोग के लिए किया जाता है। इम्फाइसीमा ये श्वसन से संबंधित बीमारी है। इम्फाइसीमा रोग के उपचार हेतु किया जाता है इस प्रोटीन का इस्तेमाल, जो मानव बनाता है, मानव निर्मित प्रोटीन है और ये जैविक उत्पाद है। उसी तरह से जैसे इम्फाइसीमा है, उसी तरह से सिस्टिक फाइब्रोसिस जो बीमारी है, यह भी आनुवांशिक बीमारी है। इससे मुख्य रूप से आपका श्वसन तंत्र और फेफड़ा संक्रमित होता है। ये भी खास जीन के गड़बड़ी से होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है कि शरीर में जो तरल पदार्थ स्रावित होते हैं ना, म्यूकस, ये चिपचिपा लसलसा पदार्थ होता है, या हमारे शरीर में जो कुछ वाटरी सब्सटेंस स्रावित होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब ठीक हो जाएंगे तो जो आपके ट्यूब हैं, जो ग्लैंड्स हैं, जो ट्यूब हैं, जो पासेज है, जो रास्ता है, वो जाम हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। इसलिए श्वसन संबंधी बीमारी पैदा हो जाती है, पाचन संबंधी परेशानी हो जाता है। तो मुख्य रूप से आपका लंग्स प्रभावित होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, ये सब प्रभावित होते हैं। बाबू इसी जैविक उत्पाद में बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको कि एक ये आया है आपके सीबीएसई बोर्ड में आया है, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन 2014 में पूछाया गया है, सीबीएसई बोर्ड में भी आया है और कंपटीशन एग्जाम में भी। एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई है जिसका नाम है रोजी। पूछा गया है रोजी क्या है, तो रोजी एक परजीवी गाय का नाम है। क्या है रोजी, किसका नाम है रोजी? परजीवी गाय का नाम है रोजी, जिसके शरीर से एक खास प्रोटीन बनता है, जिसके मिल्क में इस रोजी नाम का जो एक परजीवी गाय बनाया गया है, इसमें खास प्रोटीन मिलता है, इसका नाम है अल्फा लैक्ट अल्ब्यूमिन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रोजी क्या है बाबू, तो परजीवी गाय का नाम है। इस परजीवी गाय से एक खास प्रोटीन मिला है जिसका नाम है अल्फा लैक्ट अल्ब्यूमिन। अल्फा लैक्ट अल्ब्यूमिन एक खास प्रोटीन का नाम है जो खास रोजी नाम के परजीवी गाय से मिलता है। और ध्यान देना, यह शिशु के, चाइल्ड के वृद्धि विकास के लिए बहुत जरूरी प्रोटीन होता है जो अन्य समान गायों से नहीं प्राप्त होता है। क्या बता रहे हैं बाबू, एक परजीवी गाय है जिससे एक खास जैव उत्पाद प्राप्त होता है जिसका नाम है अल्फा लैक्ट अल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन, जो इस परजीवी गाय जिसका नाम है रोजी से प्राप्त होता है, जो शिशु के
लिए एक सर्वोत्तम आहार का काम करता है और ऐसा प्रोटीन अन्य सामान्य गायों में नहीं मिलता। तो जैविक उत्पाद प्राप्त करने के लिए भी परजीवी जंतु बनाए जाते हैं। दो और बाबू है, एक है टीका का अध्ययन। आपको चौथा क्या मिलेगा? टीका का अध्ययन, स्टडी ऑफ वैक्सीन। टीका का अध्ययन, स्टडी ऑफ वैक्सीन, टीका का अध्ययन, या टीका परीक्षण कह सकते हैं, वैक्सीन टेस्ट। तो कोई खास जीन के जो हम टीका तैयार किए, जो वैक्सीन तैयार होता है, तो उस वैक्सीन का असर क्या पड़ता है, और वो मतलब हमारे शरीर में किसी वैक्सीन का असर क्या पड़ता है, उसकी जांच करने के लिए भी परजीवी जंतु बनाए जाते हैं। यानी कि वैक्सीन टेस्ट के लिए, टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन, कोई जो नया टीका तैयार हुआ, नया रोग का टीका तैयार हुआ, तो नया रोग का टीका ऐसा नहीं कि टीका तैयार होकर के तुरंत, मान लो कि जैसे अभी हम लोग महामारी चल रहा है कोरोना, तो ऐसा नहीं कि कोई देश टीका तैयार किया और सीधे मानव को दे दिया। उसके लिए पहले टेस्ट किए जाते हैं कुछ खास व्यक्ति पर। तो कह रहा है कि ट्रांसजेनिक एनिमल, परजीवी जंतु इस पर्पस से भी बनाए जाते हैं कि इस पर खास टीका का हम टेस्ट कर सकें, टीका का परीक्षण कर सकें, और पहले परजीवी जंतु पर हम देख लें कि वो टीका सही रूप से कारगर है कि नहीं, सही काम कर रहा है कि नहीं, तब हम टीका का आगे उपयोग करें। तो टीका परीक्षण यानी कि वैक्सीन टेस्ट में भी, टेस्ट के उद्देश्य से भी परजीवी जंतु तैयार किए जाते हैं। और बाबू अंतिम इसका उद्देश्य है परजीवी जंतु बनाने का केमिकल सेफ्टी टेस्ट, यानी कि रासायनिक सुरक्षा परीक्षण, रासायनिक सुरक्षा परीक्षण, केमिकल सेफ्टी टेस्ट इसको बोलते हैं। रासायनिक सुरक्षा परीक्षण का माने हुआ रासायनिक सुरक्षा परीक्षण का माने हुआ केमिकल सेफ्टी टेस्ट। तो केमिकल सेफ्टी टेस्ट, केमिकल सेफ्टी टेस्ट मतलब कि बहुत तरह के बाबू ड्रग तैयार होते हैं, बहुत तरह के दवा तैयार होते हैं, बहुत तरह के मेडिसिन तैयार होते हैं मानव के लिए। अब जैसे मान लो कि लैब में कोई एंटीबायोटिक तैयार हुआ, प्रतिजैविक तैयार हुआ, बहुत तरह की दवाई तैयार हुआ, कैंसर का जैसे बहुत सारा तरह का दवा तैयार होता है, तो उसका क्या असर है शरीर पर। ऐसा नहीं कोई कैंसर रोग से संबंधित कोई नया दवा बना और तुरंत रोगी को दे दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो मेडिसिन तैयार हुए, विभिन्न प्रकार के जो केमिकल तैयार हुए, उस केमिकल के सेफ्टी टेस्ट के लिए, उस केमिकल के सुरक्षा, वो कितना कारगर है, वो रसायन, वो दवा कितना कारगर है, इसका टेस्ट करने के लिए, इसकी जांच के लिए भी परजीवी जंतु बनाए जाते हैं। और पहले हम परजीवी जंतु पर, जैसे वो परजीवी जंतु में वो दवा देंगे और उसका असर देखेंगे कितना कारगर है, टॉक्सिसिटी है कि नहीं, वो कोई खराब उत्पाद तो नहीं बना रहा है, और हर तरह से कंफर्म होने के बाद तब उसको हम मार्केटिंग करते हैं। तो रासायनिक सुरक्षा परीक्षण के पर उद्देश्य से भी परजीवी जंतु आपके लैब में तैयार किए जाते हैं। तो ये परजीवी जंतु के तैयार करने के 5 उद्देश्य हैं जो बोर्ड पर अंकित है, ये आपके बुक में दिया हुआ है। बहुत आसान है बाबू, इसको आप ढंग से पढ़िए। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो 2 बार सुनिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।